बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इंडक्टर्स जो हैं वो कैसे बिहेव करते हैं जब उनके अंदर अल्टरनेटिंग करंट दिया जाता है। अब इस चीज को समझने के लिए हम पहले ये समझते हैं कि इंडक्टर क्या है, उसकी बेसिक्स, इंडक्टर की थोड़ी डेफिनेशन और साथ में इंडक्टर किस तरह बना हुआ होता है। फिर हम ये समझेंगे कि जब इस इंडक्टर के साथ एसी करंट अटैच किया जाता है तो वो इंडक्टर क्या करता है और किस तरह से बिहेव करता है, और उसके अंदर जो जो भी चीजें स्टोर होती हैं या उसके अंदर वोल्टेज क्या लीड करता है या लेग करता है। अगर वो लीड और लेग करता है तो मैथमेटिकली उसका क्या फार्मूला होगा। ये सब चीजें हम इंतहाई आसान तरीके से इस लेक्चर के अंदर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, लाइक करें और साथ साथ में कमेंट भी करें ताकि हमें यह मालूम हो कि आपको लेक्चर आखिर तक कैसे समझ आया। और अगर आपके कोई सेंटर में, एकेडमी में और या स्कूल में पढ़ने आपके साथ दोस्त पढ़ रहे हैं तो उनके साथ हमारे लेक्चर्स को और हमारे चैनल को जरूर शेयर करें। अब हम यहाँ पर यह समझते हैं कि जो आपके पास इंडक्टर्स हैं वो क्या हैं। दो किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं, एक वो कंपोनेंट हैं जो एक्टिव हैं, एक वो कंपोनेंट हैं जो पैसिव हैं। हमारे पास जो इंडक्टर्स हैं वो पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैं। अब उन पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को जो है वो बनाया किस तरह जाता है या उनको फाउंड किस तरह किया जाता है, वो हम यहाँ पर जो है समझ रहे हैं। इंडक्टर्स को इस तरीके से बनाया जाता है कि हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर होती है और उस कंडक्टिंग वायर को वाउंड किया जाता है एक इंसुलेटर के ऊपर। अब यहाँ पर ये एक इंसुलेटर है, ये आपका रबड़ हो सकता है या ये जो बीच में ब्लू लाइन है ये आपका मैग्नेट हो सकता है। इस इंसुलेटर के ऊपर अगर आप कोई कंडक्टिंग वायर राउंड करते हैं तो आपकी ये कॉइल बन चुकी है। मिसाल के तौर पर आपके पास ये रॉड है या पेन है, इसके ऊपर आपने वायर को वाउंड किया। तो वायर को वाउंड करने के बाद अब ये जो वाउंडेड वायर आपको मिली है इसका नाम कॉइल हो चुका है। अब यहाँ पर आप ये कहें कि हमारे पास जो इंडक्टर होता है उसका प्राइमरी जो पर्पस होता है इंडक्टर का वो होता है कि वो करंट को अपोज करे, यानी कि वो करंट को रोकता है। करंट को रोकता किस तरह है वो यहाँ पर हम समझते हैं कि इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ एसी करंट। ये अल्टरनेटिंग करंट को रोकता है। यहाँ पर ये आपने बात समझ ली कि इट गिव्स सम टाइप ऑफ रेजिस्टेंस टू द अल्टरनेटिंग करंट। और यहाँ पर आप ये भी चीज समझ लें कि ये जो है या इंडक्टर जो है आपका वो एनर्जी को स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड की सूरत में जब आपका एसी साइकिल उसके अंदर जा रहा होता है। मिसाल के तौर पर अब आपका ये पूरा सर्किट है, इस सर्किट का जब ये स्विच जो है वो ऑन होगा यानी स्विच आपका क्लोज होगा तो उस टाइम आपकी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड अपीयर होगी और उसी मैग्नेटिक फील्ड की सूरत में ये कंडक्टर एनर्जी को स्टोर करेगा। अब जैसे ही आपने जो है इस स्विच को कर दिया बंद तो आपका ये जो कंडक्टर है वो स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज करेगा या वो बाहर निकालेगा ड्यूरिंग द ऑफ टाइम, यानी कि जब वो सर्किट आपका ऑफ है। अब इसका मिसाल हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वो है सोलिनॉइड। सोलिनॉइड आप देखते हैं कॉइल होती है जो वाउंड होती है उसके अराउंड वायर्स। तो सोलिनॉइड भी एक किस्म का जो है वो एग्जाम्पल है यहाँ पर इंडक्टर का। तो सोलिनॉइड दरअसल या सोलिनॉइड कॉइल दरअसल वो एक किस्म का इंडक्टर है। अब हम मजीद एक्सप्लेनेशन के अंदर जाते हैं कि जब उसके अंदर एसी करंट जाता है तो क्या होता है। देखें, अगर आपने हमारे इस चैप्टर के अंदर या इस चैप्टर से पहले वाले टॉपिक सुने हैं ईएमएफ के बारे में, तो वहां पर हमने समझाया था जब भी इंडक्टर के अंदर या कॉइल के अंदर करंट जाता है और वो अगर करंट बार बार चेंज होता है तो करंट के बार बार चेंज होने की वजह से उस इंडक्टर के अंदर या उस कंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। यहाँ पर कुछ इस तरह से होता है कि आपने अगर ये एक्सप्लेनेशन समझनी है कि एसी किस तरह बिहेव करती है इंडक्टर्स के अंदर, तो सबसे पहले आप एक इंडक्टर लेंगे और उसके साथ आप एसी सोर्स लगाएंगे और बीच में आप स्विच लगाएंगे ताकि आप सर्किट के अंदर जो जाने वाला करंट है उसको कभी बंद कर सकें, कभी चला सकें। अब यहाँ पर ये हम कह रहे हैं कि व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड। अब स्विच क्लोज का मतलब अगर आप यहाँ पर भूल रहे हो कि क्लोज का क्या मतलब है और अगर मैं कहूँ स्विच ओपन तो इसका क्या मतलब है, देखें इसको थोड़ा आप ध्यान से समझ लें। फिजिक्स के अंदर क्लोज लफ्ज और ओपन लफ्ज उल्टी मीनिंग में इस्तेमाल होते हैं। फिजिक्स के अंदर अगर कहा जाए कि सर्किट इज क्लोज्ड, इसका मतलब सर्किट चल रहा है। फिजिक्स के अंदर अगर कहा जाए सर्किट इज ओपन, इसका मतलब है कि सर्किट बंद है, सर्किट नहीं चल रहा।
अब ये कैसे, यहाँ पर थोड़ा समझ लें आप। आपके पास ये एक सर्किट है और इसके साथ ये आपका बल्ब अटैच है, ठीक है? और यहाँ से ये आपका बैटरी है यहाँ पर। अगर ये सर्किट आपका बीच में हो गया ओपन, तो अब आप कहेंगे कि यह सर्किट नहीं चलेगा। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि सर्किट ओपन है। तो यहाँ पर ओपन का मतलब यह होता है कि बीच में जो वायर है वो टूटी हुई है, वो टूट चुकी है, तो इसलिए वो सर्किट आपका ओपन है, यानी कि सर्किट आपका बंद है। अब आपने सर्किट की इन दो वायर्स को आपस में कर दिया क्लोज, यानी उनको आपस में आपने मिला दिया, उनको करीब कर दिया। अब आपका करंट ऑन होगा, अब आपका करंट चलेगा। तो इसका मतलब जब आपका सर्किट क्लोज होगा तो करंट चलेगा, सर्किट चलेगा। अगर करंट सर्किट आपका ओपन होगा तो इसका मतलब है कि वो सर्किट आपका नहीं चलेगा। तो आई होप कि आपको ये जो ओपन लफ्ज और क्लोज लफ्ज फिजिक्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं उनका सही नमूने से यहाँ पर आइडिया हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखें कि आपने जब स्विच को किया है क्लोज, अब स्विच को क्लोज करने का क्या मतलब है? यानी कि आपने सर्किट को उसके साथ वायरों को आपस में मिलाया है, कंडक्टर्स को आपस में मिलाया है, स्विच को समझे ऑन किया है। क्लोज का मतलब यह है। करंट स्टार्ट्स टू फ्लो थ्रू द इंडक्टर। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो करंट था वो अब इस इंडक्टर में से गुजरेगा। अब जैसे ही कंडक्टर में से अब करंट एसी वाला गुजर रहा है, तो करंट ये एसी का है। एसी का करंट कभी पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव होगा, कभी पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव होगा। अब क्या ये एसी करंट अपना डायरेक्शन बार बार चेंज कर रहा है? करंट अपना डायरेक्शन बार बार चेंज कर रहा है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहां पर अपीयर होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमने पढ़ा था कि एज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंजिंग, दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फील्ड आल्सो चेंजेस। जब भी कोई करंट बार बार चेंज होता है, तो उस करंट के चेंज होने की वजह से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड अपीयर हो जाती है। अब मैग्नेटिक फील्ड जो इनके साथ एसोसिएट है, इसका क्या मतलब है? देखें, अगर किसी भी कॉइल में से करंट गुजरता है या किसी भी कंडक्टर में से भी करंट गुजरता है, तो आपको मालूम है कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने 18 चैप्टर के अंदर इंतहाई आसान लफ्जों में समझा हुआ है। अब यही करंट जो फ्लो हो रहा था और उस करंट के अपनी मैग्नेटिक फील्ड थी। अब अगर करंट चेंज होगा बार बार, तो करंट के चेंज होने की वजह से उसकी जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज होगी। तो इसका मतलब ये है कि उनकी जो एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड है, जो उनके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड चल रही थी, वो भी चेंज होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से लेंज लॉ और फेराडेज लॉ के टॉपिक्स में हमने पढ़ा कि वहां पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, चाहे वो इंडक्टर हो चाहे वो कंडक्टर हो। लेकिन यहाँ पर आपका इंडक्टर है, तो इस इंडक्टर के भी अंदर जब आपका ये एसी करंट अपनी बार बार पोलरिटी चेंज कर रहा है, इसके चेंज करने की वजह से इस इंडक्टर के अंदर अब ईएमएफ इंड्यूस हो चुकी है। अब ये जो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हुई है, इसको हम कहेंगे ये हुई है इंड्यूस बाय ओबेइंग द लेंज लॉ। अगर इसने लेंज लॉ को ओबे करके इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हुई है, तो हम लेंज लॉ का अगर ईएमएफ वाला फार्मूला लगाएं, तो उसने हमें कहा था कि ईएमएफ इज इक्वल टू एल इंटू डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, यानी कि जिस तरह आपके पास सेल्फ इंडक्शन थी। अब ये जो E इज इक्वल टू या ईटा इज इक्वल टू एल इंटू डेल्टा आई और डेल्टा टी है, ये हमें बता रही है कि ईएमएफ इंड्यूस हुई है इंडक्टर के अंदर जब उसके अंदर करंट बार बार चेंज हुआ है। तो करंट के चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है एसी करंट देने की वजह से इंडक्टर के अंदर। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी इंडक्टर को अगर एसी करंट दिया जाएगा तो वो बिल्कुल उस तरह से बिहेव करेगा जिस तरह डेफिनेशन है सेल्फ इंडक्शन की, या जिस तरह डेफिनेशन है फेराडेज लॉ की और लेंज लॉ की। तो आपने यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन की जो है वो फार्मूला लगाया, क्योंकि करंट चेंज हुआ इसी कॉइल में और इसी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हुई है, तो आपने लेंज लॉ का फार्मूला लगाया, ईटा इज इक्वल एल इंटू डेल्टा आई और डेल्टा टी। अब यहाँ पर हम उस ईएमएफ को रिप्रेजेंट करेंगे वोल्टेज के साथ, इसीलिए आपने ईटा को लिखा वी से, तो इसलिए हमने जहां पर ईटा था वहां ए वी लिखा, एल की जगह एल, डेल्टा आई की जगह डेल्टा आई, डेल्टा टी की जगह डेल्टा टी। तो अब आपके पास ये एक इक्वेशन है। अब यहाँ पर आपने जो है पढ़ा था, हमने अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशंस को पढ़ा है।
यहाँ पर जो आप करंट कह रहे हैं, ये करंट आपका रिप्लेस होगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी में, क्योंकि हम डील कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट के साथ। इसीलिए यहाँ पर करंट की जो इक्वेशन लगनी चाहिए वो इक्वेशन अल्टरनेटिंग करंट वाली लगनी चाहिए। इसीलिए हमने क्या किया कि हमने कहा कि ये जो I है वो बराबर है आई नॉट साइन ओमेगा टी के। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि जहां पर डेल्टा है तो वहां पर आपने डेल्टा लिखा, जहां पर आई है तो आपने आई की जगह ये सारा वैल्यू लिखा आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये आपके पास एक फार्मूला आ चुका है कि v इज इक्वल एल इंटू डेल्टा आई साइन ओमेगा टी अपॉन डेल्टा टी। मगर ये आपने फार्मूला यहाँ पर इसी सेम चीज को आप इस तरह भी लिख सकते हैं। v की जगह v लिखा, l की जगह आपने l लिखा, डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, इंट में आपने लिखा यहाँ पर साइन ओमेगा टी। यहाँ पर हमने लिखा सेम है, मगर इसको हमने थोड़ा बहुत सिस्टमेटिकली चेंज किया है। कुछ कंपोनेंट्स को आपने एक दूसरे के साथ डिवाइड किया है। बात सेम है, आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर या ये जो आपके पास फार्मूला है, ये फार्मूला आपको कहीं और कुछ बुक्स के अंदर ऐसे भी मिलेगा, तो भी आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, लेकिन हम अभी डील सिर्फ इसके साथ कर रहे हैं इस टाइम। अब यहाँ पर आप एक दूसरी चीज देखें कि हमने ये फार्मूला ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि एल इंटू डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी हमारा किसके बराबर होता है, वी के। लेकिन यहाँ पर वो बराबर है वी नॉट के, यानी मैक्सिमम वोल्टेज के। तो इसलिए जहां पर आपका ये वाला टर्म है, आपने इसको रिप्लेस किया है किसके साथ, वी नॉट के साथ। तो आपने यहाँ पर लिखा वी नॉट, तो हमने लिखा v इज इक्वल टू वी नॉट, और ये आपका साइन ओमेगा टी सेम टू सेम। ठीक, तो अब आपके पास ये फार्मूला आ चुका है किस्म का फाइनल। यहां से आगे हम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर ये करना होता। लेकिन वो मैं थ्योरी अभी इसके बाद पढ़ाने वाला हूं कि कैसे जो वोल्टेज है वो लीड कर रहा है 90 डिग्री से। हमें उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर देनी थी, लेकिन अगर हम वो सारी एक्सप्लेनेशन लिखते तो आपकी जो इक्वेशन है वो आप उसको अपने माइंड के अंदर एक ही जगह पर कम समराइज नहीं कर पाते। इसीलिए हमने पहले इसको ड्राइव किया है, फिर उसके बाद हम ये जो है इसकी जस्टिफिकेशन देंगे कि क्यों जो है वो वोल्टेज लीड करता है बाय 90 डिग्री। बहरहाल यहां तक तो आप अज्यूम करें कि भाई इंडक्टर्स के अंदर जो वोल्टेज है वो लीड करता है 90 डिग्री से, और करंट जो है वो पीछे होता है 90 डिग्री। अब ये कैसे है ये हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहां तक आप इसको समझ लें, अज्यूम कर लें। हमने कहा कि इज द वोल्टेज इज लीडिंग बाय 90 डिग्री, तो इसलिए आप जो आपके पास ये जो एंगल है साइन ओमेगा टी, आप इसके साथ प्लस करेंगे 90। तो अब आपके पास ये फार्मूला भी हो चुका है v इज इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। अब ये जो 90 डिग्री का वैल्यू है, इस डिग्री वाले वैल्यू को अगर आप रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे तो 90 डिग्री हमारा बराबर होता है पाई बाय 2 रेडियंस के। इसलिए आप जहां पर 90 डिग्री लिख रहे हैं वहां पर आप पाई बाय 2 भी लिख सकते हैं। इसलिए हमने लिखा कि v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब ये इक्वेशन जो हमें मिली है, ये इक्वेशन हमें बता रही है कि आपका जो वोल्टेज है वो लीड करेगा बाय 90 डिग्री। किसको लीड करेगा, या 90 डिग्री किससे आगे होगा वोल्टेज, करंट से आगे होगा। अब ये कैसे आगे होगा और ये क्यों आगे है, वोल्टेज आगे क्यों है और करंट पीछे क्यों है, ये सब चीजें अब हम यहाँ ग्राफिकली और लॉजिकली समझने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने कहा कि ये हमें इक्वेशन बता रही है कि जो वोल्टेज है वो लीड कर रहा है और जो करंट है वो लैग कर रहा है। अब वोल्टेज लीड कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है ये हम यहाँ पर समझते हैं। अब सवाल हमारा ये है कि वाई वोल्टेज लीड्स इन एन इंडक्टर एंड वाई करंट लैग्स इन एन इंडक्टर। क्यों जो है वोल्टेज लीड करता है और करंट लैग करता है, वो भी 90 डिग्री से। सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये समझें कि हम शुरू में क्या करते हैं कि हम एसी वोल्टेज देते हैं इस कंडक्टर को, ओ सॉरी इंडक्टर को। जैसे ही हम एसी वोल्टेज देते हैं इस इंडक्टर को, तो एसी वोल्टेज देने की वजह से इस इंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, क्योंकि ये एसी वोल्टेज या एसी करंट अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट मींस चेंजिंग करंट, और चेंजिंग करंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड काजेज एन ईएमएफ टू इंड्यूस। तो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो गई। अब उस ईएमएफ जो इंड्यूस यहाँ पर हुई है, हम उस ईएमएफ को कहते हैं बैक ईएमएफ।
अब ये जो आपके पास बैक ईएमएफ इंड्यूस हुई है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड वोल्टेज बता रहा है कि सबसे पहले इस इंडक्टर के अंदर अगर कोई चीज इंड्यूस हुई है, अगर कोई चीज बनी है, तो वो आपकी ईएमएफ है या वो आपकी बैक ईएमएफ है, और ईएमएफ का मतलब वोल्टेज है। तो मतलब ये हुआ कि इस इंडक्टर के अंदर पहले कौन आया? वोल्टेज आया है। तो हमने कहा कि इंडक्शन ऑफ ईएमएफ और वोल्टेज शोज दैट द वोल्टेज लीड्स इन एन इंडक्टर। पहली चीज सिंपल। दूसरी चीज, अब आपके पास यहां पर ये जो बैक ईएमएफ बन गई है, ये बैक ईएमएफ अब इंस्टेंटली, जल्दी में, इंस्टेंटेनियसली या इंस्टेंटली, सडनली, अचानक, जल्दी में एक करंट को इंड्यूस करेगी, काउंटर करंट को इंड्यूस करेगी। यानी एक तो करंट वो है जिसने इस ईएमएफ को बनाया है, दूसरा करंट वो होगा जो उस इस ईएमएफ की वजह से दोबारा पैदा होगा। वो करंट जो अब इस बैक ईएमएफ की वजह से इंड्यूस हो रहा है, उस करंट को हम काउंटर करंट कह रहे हैं। अब आई होप कि आपको जरूर चीजें समझ आ रही होंगी। अगर आपको ये बैक ईएमएफ और बैक ईएमएफ की वजह से ये दोबारा करंट कैसे पैदा हो रहा है, ये चीजें अगर समझ नहीं आ रही, तो हमारा लेंज लॉ वाला टॉपिक आप जरूर देखें। अगर देखा है तो फिर दोबारा देखें, क्योंकि ये चीजें आपको बार बार सुननी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, तो उसके बाद ये चीजें आसान हो जाएंगी। आई होप कि अगर किसी ने वो हमारे लेक्चर सुने हैं तो उसके लिए कोई भी मसला इनमें नहीं होगा। तो अगर आपने यहां पर बैक ईएमएफ इंड्यूस हुई है, तो वो बैक ईएमएफ अगेन एक काउंटर करंट को इंड्यूस करती है। तो वो जो काउंटर करंट इंड्यूस होता है वो बाद में हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि करंट इंड्यूस बाद में हुआ, पहले वहां पर जो है वोल्टेज आया है, इसी वजह से वोल्टेज ने किया है लीड और करंट ने किया है लेग। यहां पर एक और भी चीज समझें आप, कि वोल्टेज के इंड्यूस होने के बाद आपका करंट इंड्यूस हो जाता है, लेकिन वोल्टेज इंड्यूस होने के बाद और करंट इंड्यूस जब होता है, तो उन दोनों के बीच में मिली सेकंड्स का एक वक्फा होता है। वोल्टेज इंड्यूस हो गया और वो इंड्यूस करेगा करंट को। अब ये प्रोसेस करने में तकरीबन 20 या मिली सेकंड्स का वक्फा लगता है। लेकिन मिली सेकंड्स का टाइम लगे या कितना भी टाइम लगे, लेकिन यह बात तो वाजह है कि करंट इंड्यूस बाद में होगा, पहले वोल्टेज इंड्यूस होगा। तो हमने कहा कि इन दिस वे अपोजिंग करंट इज इंड्यूस्ड आफ्टर सम डिले ऑफ मिली सेकेंड्स, दैट्स व्हाई करंट लैक्स इन द इंडक्टर। अब ये चीजें सिंपल हैं, आई होप कि आपको जरूर समझ आ रही होंगी। अब इसको आप थोड़ा समराइज इस वैसे पढ़ें। अल्टरनेटिंग करंट जब इस कंडक्टर के अंदर आया, तो चेंजिंग करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई। मैग्नेटिक फील्ड जहां भी चेंज होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड की चेंजिंग की वजह से वहां पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। तो मतलब पहले आया वोल्टेज। अब इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से करंट इंड्यूस होगा। वो करंट इंड्यूस कुछ मिली सेकंड्स बाद में हो रहा है, इसी वजह से हमने कहा कि करंट ने किया है लेग। सिंपल। अब उसके बाद हम यहां पर फेजर डायग्राम बनाएंगे इंडक्टिव सर्किट का। देखें यहां पर चूंकि आपने समझा कि सबसे पहले वोल्टेज आ रहा है, लीड कर रहा है, और उसके बाद करंट इंड्यूस हो रहा है। वोल्टेज इंड्यूस हो गया, उसके चंद मिली सेकंड बाद करंट इंड्यूस हुआ। तब तक जो वोल्टेज ने डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया था, वो अप टू 90 डिग्रीज तक वोल्टेज आगे बढ़ चुका था। उसके बाद करंट इंड्यूस हुआ, यानी कि वोल्टेज पैदा होने के बाद 90 डिग्रीज बाद जो है वो करंट इंड्यूस हुआ है। तो 90 डिग्रीज हमारा जो वोल्टेज है वो आगे चला गया, करंट 90 डिग्रीज पीछे से आ रहा है। तो इसलिए हमने कहा कि जो वोल्टेज है वो लीड करेगा करंट को बाय 90 डिग्री। अब आप ऐसे ही समझें कि भाई प्रोसेस चल रहा है, चलते चलते जब आपका वोल्टेज यहां तक पहुंचा 90 डिग्रीज तक, फिर जो है वो करंट इंड्यूस हुआ है। तो मतलब ये हुआ कि 90 डिग्रीज वोल्टेज ने कवर कर लिए, फिर करंट यहां पर पैदा हुआ है। तो हमने कहा कि वोल्टेज जो है वो 90 डिग्रीज का मुफासला उसने तय कर दिया है। अब जो करंट है वो उसके पीछे चल रहा है। कितनी डिग्रीज वो पीछे है? वो 90 डिग्रीज पीछे है।
अब यहाँ पर आप ऐसे कहें कि हमारे पास ये जो ग्राफ है, आई होप कि आपको ये चीजें जरूर समझ आ रही होंगी, क्योंकि मैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपने हमारे वो लेक्चर्स जिसमें हमने इनकी बेसिक्स समझाई हैं, अगर आपने वो बेसिक्स नहीं पढ़ी तो वो जरूर समझें, क्योंकि उसके बगैर आपको बार बार ये चीजें मसला करती रहेंगी। चैप्टर 19, चैप्टर 18, उसके बाद आप जो है चैप्टर 20 जो है आपको वो आसान लगेगा। अगर आप हमारे वो स्टूडेंट्स हैं जो लिखने के साथ साथ सुनने के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी रोज करते आ रहे हैं, फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन सिर्फ सुन रहे हैं, फिर भी आपको ये चीजें मसला कर सकती हैं। सुनने के साथ साथ आप उनको बार बार रिवाइज करें, बार बार समझें, फिर जो है वो चीजें आपके माइंड में और आपके उसमें जरूर समझ आ जाएंगी। अब यहाँ पर ये जो आपका है ग्राफ, ये शो कर रहा है कि ये जो वोल्टेज है ये आपका आगे मूव कर रहा है, और ये जो आपका करंट है ये कर रहा है लेग। अब इसको आप ऐसे समझें कि मिसाल के तौर पर ये आपका यहाँ से करंट शुरू हुआ है, जब या करंट जब ज्यादा है तो उस टाइम आपका वोल्टेज जीरो पर है। तो यहां से यहां तक भी आप समझें कि आपका जो डिफरेंस है वो 90 डिग्री है। दूसरा आप डिफरेंस ऐसे समझें कि भाई यहां से आपका करंट है ये वाला, और ये आपका वोल्टेज है। यहां पर आपका वोल्टेज जीरो पर आया है, और यहां पर आपका ये करंट जीरो पर है। जब आपका वोल्टेज जीरो पर आया है तो उस टाइम करंट कितना है? उस टाइम करंट की डिग्री है 90 डिग्री। तो मतलब यहां पर जो डिग्री है वो 90 डिग्री है। तो इस 90 के बीच में और इस जीरो के बीच में डिफरेंस कितना हुआ? 90 डिग्री इसका बीच हुआ, डिफरेंस हुआ इनके बीच में। तो हम कहेंगे कि ये दोनों जो वेव्स हैं एक दूसरे से, वो 90 डिग्रीज लेग और 90 डिग्रीज लीड एक दूसरे से कर रही हैं। तो हमने कहा कि ये जो वोल्टेज है वो हमारा लीड कर रहा है, इसी वजह से हमने लिखा वोल्टेज इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। अब ये प्लस पाई बाय टू ये बता रहा है कि ये जो वोल्टेज है वो 90 डिग्रीज आगे है। ये जो इसके साथ सी टी है वो बता रहा है कि वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर एट एनी टाइम, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, किसी भी टाइम पर अगर आप वोल्टेज मालूम करना चाहें तो ये फार्मूला लगा सकते हैं। और इसीलिए हमने इसके साथ लगाया है सी टी, यानी बता रहा है कि वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर एट एनी टाइम इज इक्वल टू वी एम, यानी वोल्टेज मैक्सिमम लिखें या वी नॉट लिखें या वी मैक्स लिखें या आप वी पीक लिखें, बात सेम है। इन द सेम वे आपके पास यहां पर आई सी टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है। सीटी हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये करंट है कैपेसिटर का एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी टाइम के लम्हे पर, यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, किसी भी टाइम, इज इक्वल आई एम साइन ओमेगा टी, ये इसका फार्मूला है। अब ये ग्राफ है फेजर डायग्राम, ये हमें शो कर रहा है कि वोल्टेज जो है आपका और करंट जो है उन दोनों के बीच में जो डिग्री है वो 90 डिग्री है। यहां पर आपको ये तो इसकी साइनोसाइडल वेव फॉर्म है, लेकिन फेजर डायग्राम हमें एंगल को बिल्कुल आसान करके बताएगा। वो बता रहा है कि ऐसे कि करंट के दरमियान और वोल्टेज के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है। यहां पर मैं आपको वो ट्रिक बताऊं जो मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताया था, और ये ट्रिक सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो हमारे वो स्टूडेंट्स हैं जो आखिर तक सुनते आ रहे हैं। ट्रिक ये है कि अगर आपको ये याद नहीं हो रहा कि कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज लीड करेगा या करंट लीड करेगा, कौन लीड करेगा, कैपेसिटर के अंदर क्या होगा, इंडक्टर के अंदर क्या होगा, तो इन चीजों को जो है वो समझने के लिए आप जो है यहाँ पर इस चीज को देखें। अच्छा, मैंने यहाँ पर ये कैपेसिटर की साइन लगाई, कैपेसिटर आप नहीं लगाएंगे, यहाँ यहाँ पर आप लगाएंगे आई एल टी, और यहाँ पर भी आप लगाएंगे आई एल वी एल टी, क्योंकि ये जो आपके पास करंट और ये वोल्टेज है ये कैपेसिटर का नहीं है, ये इंडक्टर का है। अब ट्रिक ये है कि अगर आपको मालूम करना है इनमें कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है, तो आप सिर्फ एक लफ्ज याद करें, वो लफ्ज है सिविल, सी आई वी आई एल, ठीक है। अब सिविल लफ्ज को आप जो है वो ब्रेक करेंगे दो हिस्सों में, एक हिस्सा सी आई वी, दूसरा हिस्सा वी आई एल। सी आई वी बता रहा है कि कैपेसिटर के अंदर करंट पहले आएगा, वोल्टेज बाद में आएगा, और वी आई एल बता रहा है कि वोल्टेज पहले आएगा, करंट बाद में आएगा, एल के अंदर यानी इंडक्टर के अंदर। तो इस हिसाब से आप सिविल लफ्ज याद करके आप जो है इस चीज को समझ सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको ये ग्राफ समझ नहीं आ रहा है कि ये ग्राफ किस तरह बन रहा है, तो हमारे शॉर्ट्स में देखें, हमने इसकी एक इंतहाई ट्रिक लिखी है, जिसमें हमने ये समझाया है कि ये आप जो फिगर है ये किस तरह से बनाए कि
ये जो आपके पास डिग्रीज हैं और ये आपके पास एंगल्स हैं वो बराबर हों लीड और लेग में। तो मिलेंगे हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम समझेंगे चोक कॉइल प्लस इंडक्टिव रिएक्टेंट्स के बारे में। उसमें आई होप कि आपको जरूर लेक्चर समझ आया है। आप ध्यान से चीजों को समझें, ध्यान से चीजों को सुने। हर एक छोटी छोटी चीज भी जो है वो कारआमद साबित होती है एग्जाम्स के अंदर और आपकी इंट्री टेस्ट और बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर। तो ध्यान से बिल्कुल सुने, उसके साथ साथ हमें कमेंट में जो है कमेंट भी करें ताकि हमें मालूम हो कि आपने कितना समझा, क्या समझा और क्या चीज़ें आपको मुश्किलात पेश कर रही हैं, ताकि हम आइंदा जो लेक्चर्स बनाएँ, उनके अंदर उन चीज़ों का जो है वो एहतियात करें। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।